अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज डॉक्टर वाहिदुल्ला। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को स्टार्ट करवाया था चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था एंजाइम, जिसमें मैंने आपके साथ डिटेल से एंजाइम को डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल से डिस्कस करूंगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, हाउ एंजाइम वर्क्स, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एंजाइम एंड व्हाट आर द हाइपोथेसिस और मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच एंजाइम वर्क। What are the characteristic of enzyme? Characteristic of enzyme को हम लोग कहते हैं what are the properties या silent feature of enzyme। इनमें से आते हैं सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो एंजाइम की है वो है एंजाइम्स आर वेरी एफिशिएंट इन फंक्शन। मतलब एंजाइम अपने काम करने में इंतहाई एफिशिएंट होती है। एफिशिएंट से मुराद ये है कि एक एंजाइम जो है एक ही सेकंड में 1 लाख सबस्ट्रेट को तोड़ सकता है। यानी एंजाइम काम करने में इतने तेज होते हैं, इतने एफिशिएंट होते हैं कि वो एक ही सेकंड में 1 लाख सबस्ट्रेट को तोड़ सकता है। सेकंड प्रॉपर्टी, एंजाइम नीड स्पेसिफिक टेम्परेचर। याद रहे हर एंजाइम को काम करने के लिए एक खास टेम्परेचर की जरूरत होती है। उस खास टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। अगर हम लोग उस ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब भी एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होगी, अगर उससे डिक्रीज करते हैं तब भी एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल हमारे जिस्म के तमाम एंजाइम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करते हैं। अब हमारे बॉडी का एंजाइम का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड से हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब भी एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है, अगर डिक्रीज होता है तब भी एंजाइम की एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है। तो हम कह सकते हैं कि हर एंजाइम एक खास टेम्परेचर पे काम करता है, उस खास टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर कहेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम है एंजाइम वर्क्स ऑन अ स्पेसिफिक पीएच। यानी हर एंजाइम को काम करने के लिए एक खास पीएच की जरूरत होती है। उस खास पीएच को कहा जाता है ऑप्टिमम पीएच। मतलब एंजाइम कुछ ऐसे होते हैं जो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो बेसिक मीडियम में काम करते हैं, और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल मीडियम में काम करते हैं या न्यूट्रल पीएच पे काम करते हैं। और हम लोग कह सकते हैं हर एंजाइम को एक खास पीएच की जरूरत होती है, उस खास पीएच को ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे स्टमक के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन। वो पेप्सिन काम करने के लिए एफिशिएंटली जो उसका ऑप्टिमम पीएच है वो है 2 to 3। यानी अगर हमारे स्टमक का पीएच यानी एसिडिटी 2 से 3 इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, पेप्सिन की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकती है। और बेस्ट एक्टिविटी उस वक्त होगी जब हमारे स्टमक की पीएच 2 to 3 होगी। तो हम कह सकते हैं पेप्सिन की जो ऑप्टिमम पीएच है वो 2 to 3 है। तो इट मींस हर एंजाइम को एक खास पीएच की जरूरत होती है, उस खास हम लोग कहते हैं ऑप्टिमम पीएच या स्पेसिफिक पीएच। फोर्थ प्रॉपर्टी, enzyme remains constant after reaction so can be used again and again। यानी हर एंजाइम जो है रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के आखिर कांस्टेंट होते, यानी एंजाइम जो है ड्यूरिंग अ रिएक्शन कंज्यूम नहीं होते, सो लिहाजा हम एंजाइम को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, एंजाइम कैन बी स्टडीड इन लिविंग सेल एज वेल एज इन अ ग्लास ट्यूब। यानी एंजाइम को स्टडी कर सकते हो सेल के अंदर भी, जानदार के अंदर भी। इस टाइप ऑफ स्टडी को हम लोग कहते हैं इन वाइवो स्टडी। और इसी एंजाइम को आप सेल से बाहर निकाल करके टेस्ट ट्यूब के अंदर भी स्टडी कर सकते हो। स्टडी की इस टाइप को हम लोग कहते हैं इन विट्रो स्टडी। सो हम कह सकते हैं कि हम एंजाइम की स्टडी इन विट्रो भी कर सकते हैं और इन वाइवो भी कर सकते हैं। नंबर 6 प्रॉपर्टी, एंजाइम नीड एक्वस मीडियम। याद रहे हर एंजाइम को काम करने के लिए वाटरी मीडियम की जरूरत, किसकी जरूरत होती है? वाटरी मीडियम की जरूरत होती है। ऐसे मीडियम जिसमें H2O मौजूद हो यानी पानी मौजूद हो, ऐसे मीडियम को हम लोग कहते हैं एक्वस मीडियम। और एंजाइम के लिए लाजमी है कि उसके लिए क्या चाहिए? एक एक्वस मीडियम लाजमी है। नंबर 7 फैक्टर, यानी हर एंजाइम को काम करने के लिए एक सेकेंड फैक्टर की जरूरत होती है, एक सेकेंड डोज की जरूरत होती है या दूसरे केमिकल की जरूरत होती है। उन केमिकल्स को हम लोग कहते हैं कोफैक्टर। व्हाट आर कोफैक्टर? यानी दोज केमिकल विच हेल्प इन एंजाइम एक्टिविटी, विच हेल्प इन एंजाइम एक्टिविटी। यानी ऐसे केमिकल जो एंजाइम के एक्टिविटी में काम करने में मदद करते हो, ऐसे केमिकल्स को हम लोग कहते हैं एंजाइम कोफैक्टर। और हर एंजाइम को कोफैक्टर की जरूरत होती है, तो जिसको हम लोग कहते हैं कोफैक्टर। और ये कोफैक्टर 3 टाइप्स के हो सकते, कोफैक्टर 3 किस्म के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक को हम लोग कहते हैं इनऑर्गेनिक आयंस, एक को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक आयंस, एक को हम कहते हैं ऑर्गेनिक आयंस,
ऑर्गेनिक आइंस, और एक को हम लोग कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप यानी एंजाइम को काम करने के लिए कुछ खास केमिकल की जरूरत होती है, उन केमिकल्स को कोफैक्टर कहेंगे, और वो कोफैक्टर 3 किस्म के होते हैं, यानी इनऑर्गेनिक आयंस, ऑर्गेनिक आयंस एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब इनऑर्गेनिक आयन क्या हो सकते हैं, यानी पोटेशियम आयन हो सकता है, क्लोराइड आयन हो सकता है, सोडियम आयन हो सकता है, जिंक हो सकता है। इस किस्म के जो इनऑर्गेनिक आयन होंगे जो एंजाइम के काम करने में मदद देते हैं, उनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक आयन। अब इनऑर्गेनिक आयंस का एक टर्म इनके लिए इस्तेमाल होता है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर हम लोग कहते हैं दोज इनऑर्गेनिक आयन विच एक्टिवेट द एंजाइम एंड डिटेच फ्रॉम देम, यानी एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, काम करने के लिए बेदार करते हैं, बाद में उनसे अलग हो जाते हैं, ऐसे कोफैक्टर को कहा जाता है एक्टिवेटर। सेकेंड आती है ऑर्गेनिक आयंस। ऑर्गेनिक आयंस के अंदर NAD एज अ कोफैक्टर के तौर पर यूज हो सकता है और FAD एज अ कोफैक्टर के तौर पर यूज हो सकता है। याद रहे जो ऑर्गेनिक आयंस होंगे वो ऑलवेज ऑर्गेनिक इन नेचर होंगे बट नेवर प्रोटीन, यानी ये प्रोटीन से बने नहीं होते। थर्ड है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऐसा कोफैक्टर है जो कोवेलेंटली या टाइटली एंजाइम के साथ अटैच होते हैं, एक्टिवेटर की तरह ये डिटेच नहीं होते, हमेशा एंजाइम के साथ अटैच होते हैं, तब ऐसे ग्रुप्स को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। और ये तीनों ग्रुप एंजाइम की एक्टिविटी में मदद देते हैं, लिहाजा इन तीनों को कलेक्टिवली कहा जाता है एंजाइम कोफैक्टर या एंजाइम या कोएंजाइम। यहां तक समझ आ गया। अब नेक्स्ट हाउ एंजाइम वर्क्स, यानी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम काम कैसे करते हैं। याद रहे, फर्स्ट करें दिस इज अ एंजाइम, ये एक एंजाइम है और ये एंजाइम का एक्टिव साइट, एंजाइम का एक्टिव साइट है जहां पे सबस्ट्रेट अटैच होता है। सेकेंडली ये आपके सामने एक सबस्ट्रेट, ये एक सबस्ट्रेट है। अब एक सबस्ट्रेट आएगा एंजाइम के एक्टिव साइट के ऊपर अटैच हो जाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। यानी एक सबस्ट्रेट आता है एंजाइम के एक्टिव साइट पे अटैच हो जाता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। थर्ड स्टेप में यही एंजाइम इसी सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करेगा और इसको तोड़ देगा प्रोडक्ट के अंदर, इसको तोड़ देगा प्रोडक्ट के अंदर, तब ये थर्ड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, प्रोडक्ट जो है एक्टिव साइट को लीव करेगा, सेल के अंदर इस्तेमाल हो जाएगा और ये एंजाइम फ्री हो जाएगा। अब ये एंजाइम फ्री हो जाएगा, अब ये एंजाइम जाकर के किसी और सबस्ट्रेट पे भी एक्ट कर सकता है। तो हम लोग कहते हैं सबसे पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यानी एंजाइम सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करके उसको प्रोडक्ट में तोड़ता है जिसको हम कहते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। बाद में प्रोडक्ट एंजाइम के एक्टिव साइट को लीव करता है, अब ये एंजाइम फ्री हो जाता है किसी और, यानी फिर ये प्रोडक्ट जो है एंजाइम के एक्टिव साइट को लीव करता है, अब यही एंजाइम फ्री हो जाते हैं और ये जाकर के किसी और सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले सबस्ट्रेट आकर के एंजाइम के एक्टिव साइट के ऊपर अटैच हो जाता है जिसकी वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनती है, फिर एंजाइम उसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तोड़ देता है जिसकी वजह से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है और बाद में वही प्रोडक्ट एंजाइम के एक्टिव साइट को लीव करता है और ये एंजाइम जाकर के किसी और सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट कर सकता है। तो इस एंजाइम की इस फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे मॉडल पेश किए गए जिनमें से 2 एक्सेप्टेबल मॉडल थे जिसको हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस पिट मॉडल, यानी ये 2 वो मॉडल है जो एंजाइम की एक्टिविटी को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो लॉक एंड की मॉडल क्या होता है, इंड्यूस पिट मॉडल क्या होता है। लॉक एंड की मॉडल को सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था इमेल पिस्चर, उन्होंने 1894 में एक्सप्लेन किया था। लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक हर एंजाइम का एक्टिव साइट का जो शेप होता है वो स्पेसिफिक होता है जहां पे एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आकर के अटैच हो सकती है, यानी हर एंजाइम के लिए एक हर एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट कर सकते हैं। एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने लॉक एंड की का एग्जांपल दिया, यानी जैसे हर ताले को खोलने के लिए एक खास की जरूरत होती है, इसी तरीके से हर सबस्ट्रेट को तोड़ने के लिए एक खास एंजाइम की जरूरत होती है जिसको हम कहते हैं लॉक एंड की। इस वजह से इस मॉडल को हम लोग लॉक एंड की मॉडल भी कहेंगे। और वो तमाम एंजाइम जो लॉक एंड की मॉडल को फॉलो करते हो, इसके मुताबिक काम करते हो, तमाम एंजाइम को हम कहते हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम, यानी इन एंजाइम को आप रेगुलेट
नहीं कर सकती, यानी एक ही सबस्ट्रेट के लिए एक ही एंजाइम यूज होता है। सेकेंड मॉडल है इंड्यूस पिट मॉडल, जिसको डेनियल कोशलैंड ने 1958 में पेश किया था। इंड्यूस पिट मॉडल के मुताबिक हर एंजाइम का जो एक्टिव साइट का शेप होता है दैट इज नॉट स्पेसिफिक, दैट इज फ्लेक्सिबल। यानी ये कब स्पेसिफिक होता है, जब कोई सबस्ट्रेट आकर के अटैच हो जाता है। स्टार्ट में ये फ्लेक्सिबल होता है, और लिहाजा इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इंड्यूस पिट मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए कोशलैंड साहब ने हैंड एंड ग्लोव का एग्जांपल दिया। जैसे हर आंत के लिए एक स्पेसिफिक किस्म के दस्ताने नहीं होते, एवरेज साइज के दस्ताने बनाए जाते हैं। जब इंसान उन्हीं दस्तानों को पहनता है तो वो आंतों के अंदर खुद ब खुद एडजस्ट हो जाते हैं, खुद ब खुद स्पेसिफिक हो जाते हैं। इसी तरीके से हर एंजाइम का एक्टिव साइट का शेप स्पेसिफिक नहीं होता, जब कोई सबस्ट्रेट आता है तब ये उसके मुताबिक स्पेसिफिक बन जाता है। इस वजह से इंड्यूस पिट मॉडल को हम लोग कहते हैं एंड ग्लोव मॉडल। इस वजह से तमाम वो एंजाइम जो एंड ग्लोव मॉडल या इंड्यूस पिट मॉडल के मुताबिक काम करते हो, उन तमाम एंजाइम को हम लोग कहते हैं रेगुलेटरी मॉडल। ये हुए वो दो मॉडल जो इसने एंजाइम की एक्टिविटी को डिटेल से एक्सप्लेन किया था। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।